वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको जॉब एनालिसिस वाला चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूट करना मतलब जो हमारी वैकेंट सीट्स हैं उन्हें फिल करना, उन्हें कैंडिडेट्स को अपने पोस्ट पर डालना, प्लेसमेंट करना, उन एम्प्लॉयज़ का इंडक्शन करना इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। सो देखिए, जो रिक्रूटमेंट है बहुत मेन फंक्शन है हमारी पर्सनल मैनेजमेंट का। फर्स्ट स्टेप यही आता है टुवार्ड्स द प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज़, ताकि उन्हें हम एम्प्लॉयमेंट दे सकें हमारे एम्प्लॉयज़ को। और ये प्रोसेस बिगिन होता है हमारी मैन पावर प्लानिंग साथ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ, एंड एंड्स विद द प्लेसमेंट एंड द इंडक्शन। हम पहले उनको प्लानिंग में लाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को लाते हैं, फिर उन्हें प्लेस करते हैं, फिर उनका इंडक्शन कराते हैं। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग का यही सब स्टेप था कि प्रोक्यूर करना कि क्या क्या सर्विसेज हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कंपनी डिटरमाइन करती है राइट नंबर में, राइट क्वालिटी में और एम्प्लॉय को मिले। जो प्रोसेस है यहीं से बिगिन होता है कि जो डिमांड है एम्प्लॉयज़ की उन्हीं को हम डिटरमाइन करके चलते हैं। तो अंडर द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन बहुत सारी इन्वाइट कर जाती है वैकेंट जॉब के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो एफर्ट्स यही होते हैं कि हम सर्च करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, बेटर एम्प्लॉय कौन होगा। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव करते हैं, एम्प्लॉयज़ को लोकेट करते हैं, जहाँ पे हम एनकरेज कर सकें ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करें और हम उन्हें रिक्रूट कर सकें, उन्हें सेलेक्ट कर सकें। एक ऐसा प्रोसेस जो डेवलप और मेंटेन करता है हमारे मैन पावर रिसोर्सेज को। व्हेन एवर हमें उनकी नीड होती है, एडिशनल एम्प्लॉयज़ की कंपनी को डिमांड होती है, तो हम रिक्रूट करते हैं। पॉजिटिव प्रोसेस रहता है सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, और हमें मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो जॉब के लिए अप्लाई करते रहे हमारी कंपनी में। जो प्रोसेस है वो हायरिंग रेशो को इंक्रीज़ करता है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि जो बहुत सारे कैंडिडेट वो रिजेक्ट हो जाते हैं और बेस्ट उनमें से चूज़ हो जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है हमारे रिक्रूटमेंट की? अकॉर्डिंग टू डेल एस बेच, रिक्रूटमेंट इज ए डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर अपॉन whom the organization can draw when its need additional employees। जब उसको ज़रूरत हो तब वो रिक्रूट कर सके अपने जो भी उसके अवेलेबल लेबर है। According to Edwin, recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in an organization। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो हमें लेस एम्प्लॉयज़ की नीड है, और कम एम्प्लॉयज़ की, और हमें डेवलपिंग और वेल ऑर्गेनाइज हमें तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए पीपल। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट्स, जो हमारी पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, रिक्रूटमेंट पॉलिसी की, वो बहुत सारे प्रोविजंस फाइल करती है वेकेंट पोस्ट के लिए। जो भी हमें वेकेंट पोस्ट को फिल करना होता है, हमारे इंटरनल सोर्सेज जो हमारे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम पहले प्रेफरेंस करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द अंदर ही हम उन्हें रिक्रूट कर दें, या फिर अगर हमारे पास सुटेबल अवेलेबल एम्प्लॉयज़ नहीं है इंटरनल सोर्स के, देन हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हैं, हम उसको टैप्ड करते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट्स, जो हमारे डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन है टुवार्ड द सोसाइटी। एक गुड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेफरेंस यही रहती है कि वो लोकल एप्लीकेंट्स को अप्लाई करें एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर लोकल एप्लीकेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिकली आ रही हैं और स्टेबल है प्रोस्पेक्टिव पायर के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव और इकोनॉमिकली लोकल ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकती है। इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो हमारे ट्रेड यूनियन है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को जब ऑर्गेनाइजेशन में। तो हायर जो ग्रेड पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, यही रहती है कि ट्रेड यूनियंस को इवन प्रेशराइज कर दे, फेवर दे दे इंटरनल कैंडिडेट, ताकि जो सिनेरिटी है उसका बेस बना रहे। तो अपोज करती है अपॉइंटमेंट, क्योंकि हमें एक्सटर्नल सोर्स का ही यूज़ करना पड़ता है रिक्रूट के लिए। गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन, जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट से। जो पॉलिसी हमें स्ट्रिक्टली फॉलोड करनी पड़ती है जो गवर्नमेंट ने अंडरटेक करी है, तो जो सर्टन परसेंटेज ऑफ जॉब है रिजर्व्ड है, वो कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती है, शेड्यूल ट्राइब्स को करते हैं, और जो
हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको तो ऑलरेडी करती है, उसके पास जो पॉलिसी बच जाती है उसको हम ध्यान में रखते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं हमारे लोकल से, इंटरनल से या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से। लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, जो भी स्केल होता है हमारी प्रोडक्शन का वो एनलार्ज होता है, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो मोर एम्प्लॉयज़ और जो हमारे एडिशनल एम्प्लॉयज से को ही रिक्रूट करती है। अगर इंटरनल सोर्स हमारा सफिशेंट नहीं है एडिशनल एम्प्लॉयज़ की सप्लाई में, तो हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम रिक्रूट कर सकें और हमारे बेटर से बेटर एम्प्लॉयज़ आ सके। वर्किंग कंडीशन, जो एम है रिक्रूटमेंट का यही है कि हम हायरिंग रेशियो ऑफ द एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज़ कर सके, हम उन्हें वर्किंग कंडीशन अच्छी देंगे ताकि वो अट्रैक्ट हो लार्ज नंबर में, एफिशिएंट, और हमारे पास अच्छी एप्लीकेशन आए। अगर हम उन्हें पुअर कंडीशन देंगे काम करने के लिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम गुड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी जगह। तो हमें वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी देनी पड़ेगी एप्लीकेंट्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करे जॉब का हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमें नीडेड हो एप्लीकेंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन में सेफ मोर अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोशंस अवेलेबल होंगे टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट में सक्सीड होगी, और ये क्लियरली मेंशन होगा हमारी पॉलिसी में कि प्रमोशंस होंगे पर वो मेरिट बेसिस पे होंगे। तो हमें लार्ज नंबर ऑफ एफिशिएंट और क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे जो हमें अट्रैक्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा रिक्रूटमेंट में, ठीक है। सैलरी एंड अदर, अगर हम ऑफर करें उन्हें अच्छे सैलरी अलाउंसेस, फ्रिज, अदर बेनिफिट्स डायरेक्टली, तो वो इफेक्ट करेगी हमारे प्रोसेस को। अगर हम हायर सैलरी देंगे, अदर बेनिफिट्स देंगे, तो हमारे पास काफ़ी एफिशिएंट और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ आएंगे, कमिंग फॉरवर्ड आएंगे। ऑन द कंट्रारी, अगर हम अच्छी सैलरी और उन्हें लो सैलरी देंगे, तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे और ना ही वो काम करना पसंद करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली मेंशन करती हैं प्रेफरेंस की। जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड है, उन्हें तो मिलती ही मिलती है जो एक पॉलिसीज़ बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग जो पर्सनल पॉलिसी है वो भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इफेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इमेज में क्या होता है, जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को। तो रीऑन्ड होता है कि जो भी हमारी वेजेस और अदर वर्किंग कंडीशन है, लेबर वेलफेयर पॉलिसीज़ है, क्लियर प्रमोशन है, ट्रांसफर पॉलिसीज़ है, प्रो एम्प्लॉयज़ पॉलिसीज़ है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गुड इमेज और क्रिएट कर सकती है हमारी बिजनेस के लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए। अगर ये चीज़ें पॉसिबल डिफ़िकल्ट हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ में सफिशेंट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे। ऑन द कंट्रारी, अगर हमारे पास गुड नंबर ऑफ स्किल्ड कैपेबल प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ है, तो वो हमारी इमेज को भी ब्लॉकबस्टर और लैकलस्टर और डिम कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जो रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्फ्लुएंस करता है एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को टू स्टिमुलेट करने में प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को। जो हमारे ओल्ड और वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेप्यूटेटेड है, वो एडिक्वेट नंबर ऑफ एफिशिएंट और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ उनके पास अवेलेबल है। अगर जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के, वो अगर हायर वेजेस ऑफर पे करने लगे, बेनिफिट करने लग गए उन एम्प्लॉयज़ को, तो हमारे पास काफ़ी अट्रैक्टिव और एफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो रिकमेंडेशन है प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की उसको कंसिडर करा जाता है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी वेल इन्फॉर्म्ड रहे अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, और जो आने वाले हैं उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिले हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है रिक्रूटमेंट के लिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो आने वालों की, और जो आ रहे हैं उनके पास एग्जिस्टिंग वालों की, ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, एक अच्छा रिलेशन बना सके और एक अच्छा गोल अचीव करने में उन्हें हेल्प हो। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है हमारी ग्रोथ रेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को। जो ग्रोथ रेट है वो राइज करती रहती है अगर रिक्रूटमेंट हमारे फ्यूचर को आपके इंक्रीजिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। अगर रिक्रूटमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा एंटरप्राइज में, तो वो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोथ है आपके ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से चलती रहेगी, वो स्टेबल रहेगी। ना इसके बाद आता है पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं। हम इंस्पायर करते हैं मोर और मोर कैंडिडेट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जॉब के लिए। एक
जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं उनका एक अच्छा पुल हो, एक बेस्ट कैंडिडेट हम सेलेक्ट करें हमारे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन हो हमारे वेरियस रिसोर्सेज का जब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। आफ्टर रिक्रूटमेंट जो भी हमारा प्रोसेस होगा एक्सटर्नल या इंटरनल, वो हमारी सारी डेफिशिएंसीज को रिमूव कर देगा। हम मिनिमम कॉस्ट का यूज़ करते हैं, हम फ्रेश रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। जो भी डाटा बेस्ड हमारे पास पोटेंशियल है कैंडिडेट का, हम उसको टैप करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में हमें एक अच्छा डाटा बेस क्रिएट हो। जो भी स्ट्रेंथ टाइज है हमारी अदर एजेंसीज की, हम वो रिक्रूट को साथ करते चले। और जो भी फीडबैक है रिगार्डिंग द लेटेस्ट एंड वुड बी ट्रेंड्स जॉब मार्केट का, वो हमें टाइमली प्रोवाइड हो। तो ये सारे पर्पस होते हैं रिक्रूटमेंट करने के। और भी पर्पस होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट। इम्पॉर्टेंस में क्या आता है, जो भी हमारा सक्सेस रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है जब हम सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि जो अनक्वालिफाइड है उनका नंबर रिड्यूस हो जाता है और वो ओवर क्वालिफाइड ऑफ वाले जॉब हमारे पास आ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन होते हैं हमारी एम्प्लॉयज़ की, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। हम बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करते हैं। जो हमारे लीगल, सोशल और मॉरल ऑब्लिगेशन है रिगार्डिंग कंपोजिशन डाइवर्सिटी वर्कफोर्स, वो भी कंपाइल्स हम कर सकते हैं। हमारी जो आइडेंटिफिकेशन और प्रिपेयरिंग है पोटेंशियल जॉब वो बिगिन हो जाते हैं ताकि हम अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को ही प्रोवाइड कर सके और अपॉइंट कर सके। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारे रो टैलेंट्स ताकि हम उसको एक सुपर अचीवर बना सके कल के लिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो शो केस करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ बेस्ट प्लेस टू द वर्क, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट प्लेस है जहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कंपटीशन अट्रैक्ट करने में, और जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके अवेलेबल होंगे आपके लेबर मार्केट में, क्योंकि आपको पता है जो अदर कंपनी होगा उनका कंपटीशन, अगर आपके पास बेस्ट एटमॉस्फेयर होगा, बेस्ट कैंडिडेट होगा, तो आपका जो कंपटीशन है वो हाई रहेगा और दूसरे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आपकी कंपनी में काम करना चाहेंगे ड्यू टू कॉम्पिटिशन। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, जो भी इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती रहेगी आपके शॉर्ट टाइम पीरियड में भी और लॉन्ग टाइम पीरियड में भी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिचुएशनल फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। अब ऐसे को पहले थे हमने फैक्टर, अब ये सिचुएशन है, कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे अफेक्ट करती है रिक्रूटमेंट को। सबसे पहले एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिमांड एंड सप्लाई फॉर स्किल, जो अवेलेबिलिटी आपके पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो एक सिंगल मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है जो गारंटीड है मॉडर्नाइज डे के लिए। तो अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो जो आपकी डिमांड है स्किल लेबर की वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो उस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट टैलेंट की नीड है जो अफेक्ट करेगी आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी की हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी यही एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट हो। ठीक है, सडन बूम इन सेक्टर्स, कई बार सडन चेंजेस आ जाते हैं एक जैसे कि कोई भी राइट टैलेंट का अब उसी के अकॉर्डिंग आप एक राइट टैलेंट को ढूंढना चालू कर देते हैं ताकि उस बूमिंग कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री को वो देख सके और एडजस्ट कर सके जब आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स अवेलेबल है उस टैलेंट के लिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं और सेक्टर्स हैं वो विटनेसेस है बिग ग्रोथ का, तो आपको डिफ़िकल्टी आती है राइट एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, क्योंकि जो उसका सस्टेनेबल इंक्रीज है वो एचआर बजट को एलोकेट करता है। ऑन द अदर हैंड जो लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो क्विकली शिफ्ट करते रहते हैं आउट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब एक दूसरे से दूसरे शिफ्ट होते रहते हैं जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता, जिनके अंदर लेस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कैसे करता है, देखिए इमेज ऑफ द फर्म, जो इमेज ऑफ द फर्म है वो डायरेक्टली बेयर करती है सक्सेस के लिए। लाइक एमएनसीज के पास गुड इमेज होती है, जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास भी, तो ये बहुत ईजी होता है एक बेस्ट ब्रेन को रिक्रूट करना। पर जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनके पास ऑलरेडी एक डायर नीड ऑफ गुड टैलेंट है, तो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है जब हम गुड क्वालिटी ऑफ टैलेंटेड पीपल को रिक्रूट कर रहे हैं विद एमएनसीज में। ठीक है,
लेवल ऑफ एजुकेशन, जो लेवल ऑफ एजुकेशन है पर्सन का सीख करता है कि वो उनमें कितना इंटरेस्ट और एस्पिरेशन है। एक पीपल को देखना वो कितने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन को रिसीव कर सकते हैं, कितने जॉब के साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं, और कितने प्राइमरी मतलब सच एज एग्रीकल्चर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्म्स ऑपरेट करती रहती है ऐसे सेक्टर्स को जिसमें हम रिसीव कर सकते हैं कुछ ऐसे रिक्रूटमेंट के एफर्ट जो सेटबैक दे सकते हैं हमको। प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसके पास डिफरेंट एटीट्यूड्स होते हैं टू आर डिफरेंट सेक्टर्स, जब वो हमारे इफेक्ट करती है हमारे रिक्रूटमेंट इन ऑर्गेनाइज ऑपरेटिंग को, जैसे कि मीट, डांस, लिक्वाई, ये बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब किन्हें लगता है कि लोग ये डांस करता है तो कहाँ से पैसा कमाता होगा, तो ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, काम काम होता है, आप किसी भी काम को करके पैसे कमा सकते हैं। और आजकल तो ऐसा है इस मॉडर्न इंडिया में कि अब आप अगर आपको ना कुछ भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम भी आता हो ना, तो उससे भी आप अपनी एक प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे दुनिया बदल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हमें भी ढलना पड़ता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिक्रूट करना पड़ता है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हमें नॉलेज और कमांड देनी पड़ती है जो लेटेस्ट नॉलेज और टेक्नोलॉजीज आई हैं एम्प्लॉयज़ को। क्रॉस फंक्शनल स्किल्स, मतलब जो अदर स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न डेज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट जस्ट पीपल कि उनको सिर्फ टेक्निकल आए, उन्हें अदर स्किल्स भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जो बैंक में जॉब करता है क्लर्क, उसे कंप्यूटर तो आना चाहिए, वो नीडेड है, बट उसके साथ साथ उसे फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए मुझे कैसे लेना है, कैसे देना है, उसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, उसे उसकी पर्सनालिटी स्किल अच्छी होनी। अगर हम उसको डिसीजन ले उसको, तो उसको डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए। ये नहीं कि भी क्लर्क है तो सिर्फ कंप्यूटर ही आना चाहिए, नहीं, उसे अदर स्किल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि हम उसकी हेल्प ले सके, वो हेल्प एफर्ट्स डाल सके और अपने आप को एनहेंस कर सके उस चीज़ में। तो यही मैंने बताया कि उसमें अदर स्किल्स भी होनी चाहिए, जैसे कि एन इंजीनियर नॉट हैव टू बिट ऑफ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, उसको कमर्शियली सक्सेस होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में भी, और ऑन स्किल्स भी होनी चाहिए। न्यूली डेवलप प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो स्टेक होल्डर है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में पता होना चाहिए। तो रिक्रूट ऑफ सच पीपल इज़ नॉट एन ईजी नहीं है रिक्रूट करना कि हमें सब जिस जॉब की ज़रूरत है सिर्फ उसी में उस पर्सन को पोस्ट कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूट कर लिया। हमें ये भी देखना चाहिए कि उस पर्सन के अंदर उस पर्टिकुलर जॉब के एक्सपीरियंस के अलावा और कौन से एक्सपीरियंस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट है। उसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, स्वदेशी डिमांड्स। इट इज़ नॉट अनकॉमन टू फाइंड वॉइसेस लाइक बनारसी प्रोडक्ट लाइक एमएनसीज, कुछ ऐसे डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं जो जिसकी हमें अफेक्ट करती है डिमांड ऑफ द गुड प्रोड्यूस में, हमें अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं हमारे रिक्रूटमेंट में। क्या होता है कि बहुत सारी डिमांड्स होती हैं गुड्स से रिलेटेड कि हमें आपको ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, वैसे करने चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हम कुछ ऐसे पर्सन को कर लें जिसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ बनानी आती हो, दूसरी ना आती हो, तो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए। पावर ऑफ यूनियन, पावर ऑफ यूनियन में क्या आता है, जो हमारे ट्रेड यूनियंस है वो एक्सपर्ट हैं, पावरफुल इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज़ को ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूट करते हैं, उनके पास कोई एक्सपेंशन नहीं होता, और जो हमारे ट्रेड यूनियंस है वो ब्लॉक कर सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सच ऐसी कैटेगरीज को जो पर्सनस हैं, और जो फॉर्मुलेट करते हैं उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ को। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट जो सिचुएशनल फैक्टर्स में है, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा है कि मैंडेटरी प्रेफरेंस है कि हमें इतने तो रखने ही है, बट कंपनी फोर्स्ड है कि उन्हें ऐसी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी, और उन्होंने जब रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑलरेडी फ्रेम कर दी है, उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको सीट नहीं मिलेगी, बट आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, ऐसे एक्सचेंजेस लाने ही पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन अंडर वेरियस लेबर लॉज, कई बार ऐसे लॉज फ्रेम कर देती है गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड, तो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रिक्टली उन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है। रिजर्वेशन फॉर स्पेशल ग्रुप, आपको जैसे कि मैंने भी पहले बताया कि कुछ ऐसे बने हुए हैं जो उन्हें तो मिले ही मिलेगा, लाइक शेड्यूल्ड मतलब स्टेट फीमेल्स, डिफरेंटली एबल चाइल्ड, उनके लिए तो है, तो ऑर्गेनाइजेशन ओवरराइड नहीं कर सकती ऐसे लॉज को, उन्हें उन लॉज को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल काम है, आपको लीगली करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
सो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। उसका सबसे पहला स्टेप है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या आता है, हर एक कंपनी अपने अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। तो एम्प्लॉयज़ को हम जब रिक्रूट करते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसी ही, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज़ करना चाहिए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसीज़ का वो ब्रिंग आउट हो और एक यूनिफॉर्म मतलब एक सिस्टमैटिक मैनर हो हमारी रिक्रूटमेंट के टाइम पर। और जो भी पॉलिसीज़ है वो इंटीग्रेटिव पार्ट होती है हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ का। जो पॉलिसीज़ हैं कंपनी की वो कंफर्म करती हैं हमारी पर्सनल पॉलिसीज़ को भी। जो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह से करेक्टराइज है। जो पॉलिसीज़ होगी वो मस्ट बी परफेक्ट, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। वो जर्नल पर्सनल पॉलिसी से कंसर्न होनी चाहिए। हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को कंप्लीट करती हो, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी हैं। जब भी हमें ये मेंशन करना चाहिए, जब हम रिक्रूट करना है हमें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन होना ही पड़ेगा। अगर एज फार एज पॉसिबल तो हम सेंट्रलाइज होके ही चलेंगे। ये क्लियर होना चाहिए कि हम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए भी। हम कोई एश्योरेंस नहीं देंगे हमारे एम्प्लॉय को कि कंपनी आपके बिहाफ पे टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट कर देगी, ऐसा कोई भी हम एश्योरेंस नहीं देंगे। जो भी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो मेरिट बेसिस पर ही होनी चाहिए। जो भी हम पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए अदर पॉलिसीज़ का और अदर ऑर्गेनाइजेशंस का भी, और हमारी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ है। ये नहीं कि खुद ही फ्रेम करके बैठ जाओ, हमें अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन चलना पड़ेगा जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं। जो पॉलिसीज़ है वो रिगार्डिंग प्रमोशन ट्रांसफ़र शुड भी, वो भी क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। जो पॉलिसीज़ है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अगर कोई चेंजेस आए, कोई भी इफेक्ट का चेंज आए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे अचीव कर ले, ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर ले अकॉर्डिंग टू आवर चेंजेस एज वेल। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है वो इंश्योर करते हैं कि हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव हो और हमारे साथ साथ हमारे एम्प्लॉयजमेंट को भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जो पॉलिसी है वो डायनेमिक होनी चाहिए, और कोई भी अगर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के चल रहे हैं, अगर कोई भी एप्टीट्यूड या फिर नेचर ऑफ द वर्क में चेंज आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लें। तो एसेंशियल है ये सारे प्रेफरेंसेस होना हमारी पॉलिसी में जो हमने मेंशन करें। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस, हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए हमारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद आता है फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। जो भी बेसिस है हमारे मैन पावर प्लानिंग के, तो कंपनी एस्टिमेट करती है कि हमें राइट क्वांटिटी का मैन पावर रिक्वायर्ड है, तो कंसल्ट करते हैं हमारे मैनेजर से, जॉब डिस्क्रिप्शन से, मैन स्पेसिफिक जो हमने डिटरमाइन करा है जॉब डिस्क्रिप्शन, ताकि वो फुल इन्फॉर्मेशन देते कि रिगार्डिंग किस नेचर ऑफ हमारे पास जॉब है, और उसी के अकॉर्डिंग हम मैन स्पेसिफिक को इंडिकेट करते हैं कि व्हाट शुड बी द मिनिमम मेंटल एंड फिजिकल क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय टू परफॉर्म अ गिवन जॉब प्रॉपरली। कि हमारे पर्सन जब हम रिक्रूट कर रहे थे उसके अंदर ये तो होनी ही होनी, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, इट इज़ कंपल्सरी फॉर दैट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव तो कि हमें राइट मैन को राइट जॉब पर ही अपॉइंट करना चाहिए। ये नहीं कि हम जैसे कंप्यूटर आता है हम उसको कह दे कि भाई तू कंप्यूटर मत चला, तू तो फाइनेंस में आ जा, और फाइनेंस वाले को हम कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं। अगर कंप्यूटर वाले हमें जॉब चाहिए तो कंप्यूटर वाले पर्सन को ही कंप्यूटर वाली जॉब पर ही हमें अपॉइंट करना चाहिए। उसके बाद आता है सोर्सेज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। मैंने गूगल से भी लिखे हैं, मैं आपको वो भी कराऊंगी, बट सबसे पहले हम बुक वाले पढ़ लेते हैं। अगर आपको बुक वाले इजी लगे तो आप बुक वाले कर लेना, अगर आपको मेरे वाले इजी लगे तो आप वो कर लेना। ठीक है, इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत मतलब जितना मैटर मैं कलेक्ट कर पा रही हूँ उतना मैटर कलेक्ट कर रही हूँ और आपको अच्छे से दे पा रही हूँ। सो हाँ जी, हम कर रहे थे इंटरनल सोर्स। देखिए इंटरनल सोर्स क्या है, जो प्रेजेंट वर्किंग फोर्स है उसको ही हम इंटरनल सोर्स कहते हैं। मतलब हमें कोई भी रिक्रूटमेंट करनी है, किसी को प्रेफरेंस देनी है, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को रिक्रूट करना इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स। ठीक है, जो भी खाली सीट है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स होता है कि जो कैपेबल है वो अवेलेबल नहीं है इंटरनल सोर्स में, तो हम एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं। लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, हम उनको मतलब मान लो स्कूल है, सुपरवाइजर है, वो अच्छा काम कर रहा है, हमें
एक अच्छा HOD चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, मतलब हेड चाहिए हमारे स्कूल के लिए। अगर सुपरवाइज़र अच्छा काम कर रहा है तो हम उसका प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। अगर सुपरवाइज़र अच्छा काम नहीं कर रहा, हमारी कोई छोटी ब्रांच है तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर सुपरवाइज़र अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको मैनेजर बना देंगे, उसको हम डिमोशन कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते ही हम उसको रिक्रूट करना इज़ नोन एज इंटरनल सोर्स। तो एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉयज़ को ही हम डिपेंडेंसी दे रहे हैं, जो कि इंक्लूड करती है परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉयज़, टेम्परेरी वर्किंग एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, इंडिपेंडेंट और डिसीजनेबल। हम इन कैटेगरीज का यूज़ करते हैं हमारे इंटरनल सोर्स में। इसकी मेरिट्स क्या है? मोटिवेट करता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, उनके मोरल को बूस्ट करता है, और एक्सटर्नल सोर्स के एंगेज्ड है बट हम कंसिडर करते हैं इंटरनल सोर्स क्योंकि सुटेबल रहता है। एनकरेज करता है लॉयल्टी इन हमारे एम्प्लॉयज़ में, उनकी स्पिरिट ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़ उसको डेवलप करता है, एम्प्लॉयज़ का वर्क में डेडिकेशन बढ़ जाता है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स है हमारे एम्प्लॉयज़ की वो सेटिस्फाई करता है और उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छे से प्रमोट हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा इनकम मिल जाती है और लो कॉस्ट में सिलेक्शन हो जाता है। जो ट्रेड यूनियन है वो अनसेटिस्फाइड रह जाता है, रिमेन सेटिस्फाइड रह जाते हैं, और जो रिडक्शन है लेबर टर्नओवर रेट की वो भी रिड्यूस हो जाती है। डीमेरिट क्या है? कुछ पर्सन मोस्टली को अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सनस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, प्रमोशन कई बार अंडर ऑफ सीनियरिटी हो जाता है, जो पर्सनल परसेप्शन है मैनेजर का वो डोमिनेट हो जाता है, मतलब उसको क्यों दी, मेरे को क्यों नहीं दी, लाइक बायसनेस वाला काम हो जाता है। जो रैपिड डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन वो कई बार हमारे लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए इनफ नहीं रहती है, जो हमारे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है हमारे इंटरनल सोर्स की, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है? जो इंटरनल सोर्स है वो बहुत लिमिटेड है, बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उस मैन पावर नीड्स को पूरा नहीं कर पाती, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स आजकल लार्जर हो गया इंटरनल सोर्सेज से, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस माना गया है सर्च और डेवलपमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें क्या क्या आती हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, casual applicants, trade unions, labor contractor, recruitment at factory gate, friends and relative of present employees and employee of other organization, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जो मैंने लिखा हुआ है एज अ नोट्स, आप वो कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ना नाम दे दिया और क्लियर कर दिया, बट उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों, कैसे, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे आप उसे याद कर लेना। उसके बाद है कि हमें कैसे डिटेल सोर्सेज मिलते हैं। देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो वर्कर है वो इनक्रीजली बिकम इंक्रीज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं हमारी इंडस्ट्री और यूनियन में। तो जो भी इनके फंक्शंस हैं, मैनेजरियल या फिर टेक्निकल एजुकेशंस हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं और हायर लेवल पर वैकेंट पोस्ट फिल्ड करी जाती हैं, जो मैनेजमेंट और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक इंपॉर्टेंस मीन्स है रिक्रूट करने का। हम वैकेंट जो हमको अनाउंस कर देते हैं, मतलब प्रिंट मीडिया में देके, न्यूज़पेपर, टेलीविजन में लगा के, और जो भी एडवांटेज होता है कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो अट्रैक्ट होता है हमारे उन सारी एडवर्टीजमेंट से। बट डिसएडवांटेज ये भी हमें एडवर्टीजमेंट का कि जो एप्लीकेंट्स और मोस्ट एप्लीकेंट्स है वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लग जाता है उनको स्क्रीनिंग करने में, जो एप्लीकेशन और बहुत नेसेसरी एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। एम्प्लॉयज़ का एक्सचेंज करना जो रन गवर्नमेंट करती है इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं उनके नाम देकर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं एक सर्व लिंक में, जो जॉब ऑफर करते हैं और जो जॉब सीक्स करते हैं। तो कंपनी एस्टेब्लिश करती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम जो एक्सचेंज कर सकते हैं हमारी और वैकेंट सीट्स को फिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन भी कुछ हमें सर्व करती है, एक एप्रोप्रिएट सोर्स है जहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट सर से यूज़ कर सकते हैं। हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं प्रोफेशनल कैंडिडेट्स की और हम उनसे कांटेक्ट करके उन्हें वैकेंट सीट अपनी फिल कर सकते हैं। कैजुअल एप्लीकेंट्स कौन से होते हैं? जो कॉन्टिली रिसीव करते रहते हैं हमारी कैजुअल एप्लीकेशंस को फ्रॉम द कैंडिडेट, और वही एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेते हैं अमंग दीज कैंडिडेट और उन वैकेंट्स को हम अक्कर कर लेते हैं। ट्रेन यूनियन से भी हम रिक्रूट कर देते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है अनरिकॉर्ड पर्सनस की, जो कि हम उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट्स को फुल कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारे लेबर से और हमारी
कॉन्टैक्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइजर जब हमें ज़रूरत हो। फैक्ट्री गेट एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो वर्क अप्रोच है कंपनी गेट की वो कर लेते हैं। अगर हमें पास रेगुलर लेबर एब्सेंट है फ्रॉम द वर्क ऑन द डे तो वहाँ से सेलेक्ट करके उसको उसकी जगह रख सकते हैं और उसको अपॉइंट कर सकते हैं डेली बेसिस पे। फ्रेंड रिलेटिव प्रेजेंट, अगर हमारे किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के पास हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कैपेबल हैं उसको काम करने के लिए तो वो भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं। हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी एम्प्लॉयज़ को ला सकते हैं अपनी कंपनी में अगर हमें ज़रूरत है तो। मेरिट्स क्या है, जो न्यू पर्सन्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है सिस्टम के लिए और न्यू पर्सन कुछ नया ला आते हैं अपने आइडियाज़ और न्यू टेक्निक्स के साथ। बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट एक्सटर्नल सोर्स में आ जाते हैं जो हम बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन उसमें यूज़ कर लेते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ उनके सुटेबल नॉलेज और स्किल अवेलेबल होते हैं हम उनका यूज़ कर लेते हैं। जो भी रिक्रूटमेंट होती है सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़ की वो पॉसिबल है विदाउट प्रीजस्टिस। और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मिनिमम है जो एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं एट लेस वेज रेट पर। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करते हैं हम फ्रॉम द अदर उनके पास एक्सपीरियंस और एक्सपेक्ट होता है ताकि उनका हम फ़ायदा उठा सकें। डीमेरिट्स क्या है, जो लिमिटेशन है लेबर मार्केट इन्फ्लुएंस की वो डिमांड और सप्लाई की करती है, पर जो मैरिड वुमेन है वो काम नहीं कर सकती ऐसे प्लेसेस पर। जो एक्सटर्नल सोर्स है वो रेपुटेशन ऑफ द कंपनी पे इफेक्ट करता है क्योंकि कंपनी इंजॉय करती है गुड रेपुटेशन, तो डिफिकल्टी होती है मैन पावर को एडिक्वेट करने के लिए। ऑन द कंट्रेरी जो कंपनी बेस्ट कैंडिडेट को एडिक्वेट नहीं कर सकती तो उनकी रेपुटेशन नहीं होगी। कंपनी बिलीव नहीं कर सकती क्योंकि वो अदर ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ का भी चांस थोड़ा कम रहता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप रिक्रूटमेंट मेथड और टेक्निक्स। अब हमने मेथड्स टेक्निक्स क्या है कि किसका यूज़ करके हम कंपनी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कैंडिडेट से। इसका ऑब्जेक्टिव ये कि हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बताना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ताकि हम उन्हें मोटिवेट कर सकें अप्लाई करने के लिए। ऐसे 3 मेथड हैं मोटिवेट, डिफरेंट मेथड इंटरनल और एक्सटर्नल से ही। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है कि एक ऐसा मेथड जो अडॉप्ट करा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंपनी अपने मैनेजर को सेंड करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल में वहाँ पे ताकि वो फर्निश करे और एम्प्लॉयज़ और कैंडिडेट को सारी इन्फॉर्मेशन लाए अबाउट द कंपनी ताकि कोई भी डाउट ना रहेगा, उसको हो तो उसको रिमूव कर दे। और डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करते हैं कैंडिडेट से ताकि हम मैनेजर्स को मोटिवेट कर सके और उन्हें कह सके कि हमारी कंपनी में आपका यूज़ और आप वैकेंट सेल अपनी फिल कर सकते हो। इनडायरेक्ट में मतलब एडवर्टीजमेंट का यूज़ करके रिक्रूट कर सकते हैं, प्रीवेलेंट मेथड होता है जो प्रोस्पेक्टिवली एम्प्लॉयज़ के पास एक गिवन डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में और हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कि भी आप सुटेबल मेथड है, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो एडवर्टीजमेंट हम लोकल न्यूज़पेपर में दे सकते हैं ताकि वो जॉब लेबर फिल कर सके अपनी और अदर सबऑर्डिनेट्स को भी बता सके। थर्ड पार्टी कौन होगी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बिजनेस इंस्टीट्यूशन, रिकमेंड ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेड यूनियन आर द बेस्ट मेथड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिफ्थ स्टेप है इसका रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ये बहुत नेसेसरी है, ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड होगा इस प्रोग्राम के लिए और सिलेक्शन प्रोसेस का इसका यूज़फुल है या नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती है हमारे सोर्सेज की, तो इसको हम इंडिस्पेंसिबल वन का रिव्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो आप अभी तक यहीं तक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिसेंट ट्रेंड्स, सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का वो स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और सिलेक्शन हम कंप्लीट कर लेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो तो ईमेल के थ्रू, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।